झारखंड के संदर्भ में अगर आप तीन सबसे बड़े या यूं कहें कि तीन सबसे जरूरी मांगों की सूची बनाएंगे तो इसमें पेशा कानून का नाम जरूर आएगा। पेशा को लागू करने की मांग बहुत पुरानी है। अक्सर चुनाव के दौरान या यूं कहें कि इसके बाद भी गाहे बगाहे यह मांग उठती रही है। हाल ही में भी ऐसा ही हुआ। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में ही पेशा का फाइनल ड्राफ्ट बनाने की कवायद शुरू हुई थी। चुनाव के दौरान और नई सरकार बनने के बाद भी पेशा कानून चर्चाओं में आता रहा है। आज की वीडियो में हम पेशा कानून के लगभग सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ जरूरी सवालों का जवाब ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। जैसे पेशा कानून क्या है, इसके तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में क्या प्रावधान है, यह जीपीआरए से कैसे अलग है, अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया जा सका है, क्या चुनौतियां हैं और इसके लागू होने से झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में आखिर क्या बदल सकता है। इस वीडियो में हम पेशा से जुड़े कुछ विवादों या रीसेंट घटनाक्रम पर भी विस्तृत बातचीत करेंगे। वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान हमने राज्य के कई एक्सपर्ट से भी बात की ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर लाइव। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि पेशा कानून क्या है और इसके तहत क्या प्रावधान है, इस पर ही बात करते हैं। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। नाम से ही जाहिर है कि यह शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था की बात करता है, जिसके तहत इन क्षेत्रों में स्वशासन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पारंपरिक व्यवस्था के तहत संचालित हो और उस क्षेत्र के संसाधनों पर उनका हक हो, उनका कमांड। यह कानून 1996 में भारत की संसद से पास हुआ था, जिसके बाद 5वीं अनुसूची के राज्यों को पेशा कानून का अपना ड्राफ्ट बनाकर लागू करना था। झारखंड ने 2022 में पेशा का एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। हाल में संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिससे अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी। इस ड्राफ्ट को कई तरह के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्योंकि अभी तक यह ड्राफ्ट कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला तो मैंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक व्यवस्था से संचालित होंगे, जैसे मुंडा, मानकी, पढ़ा, राजा आदि व्यवस्थाएं, जो आप जानते हैं कि आदिवासी समाज में शासन की इकाइयां रही। दूसरा, यह कानून इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी ग्राम सभाओं को अधिकार देता है। उनकी अनुमति के बिना इन संसाधनों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, 2022 के ड्राफ्ट के अनुसार पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने का अधिकार और साथ में आईपीसी के कुछ केस की सुनवाई तक का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया था। चौथी बात, जमीन के हस्तांतरण संबंधी कोई भी डील ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना नहीं हो सकती और अगर आदिवासी जमीन का गैर कानूनी हस्तांतरण हुआ है तो ग्राम सभाओं को अधिकार है कि जमीन उसके पुराने मालिक को लौटा दे। पांचवी बात, अगर गांव से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर पुलिस को ग्राम सभाओं को सूचित करना होगा। इन सब के अलावा बालू खनन या अन्य माइंस पर नियंत्रण का भी अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पेशा ग्राम सभाओं को ऐसे अधिकार देता है जो आम तौर पर सरकारों, सरकारी एजेंसियों और कुछ हद तक न्यायपालिका के पास होता है, जैसे कुछ मामलों पर सुनवाई के अधिकार या खनन आदि पर अधिकार या संसाधनों पर अधिकार। निश्चित तौर पर इसके लागू होने से ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, आदिवासी समाज अपने नियमों से संचालित होगा और इसमें सरकार या किसी भी बाहरी संस्थान का हस्तक्षेप न के बराबर हो जाएगा। पेशा के साथ जीपीआरए की चर्चा भी राज्य में तेज है। आप इसके बारे में भी जरूर सुन रहे होंगे। जीपीआरए यानी ग्राम पंचायत राइट एक्ट, यह देश के गैर अनुसूचित क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है। आप जानते हैं कि भारत में संघीय ढांचे यानी कि फेडरल सिस्टम के तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। पेशा भी त्रिस्तरीय व्यवस्था का ही हिस्सा है, लेकिन जीपीआरए से बहुत अलग है।
पेसा की तरह जीपीआरए में ग्राम पंचायतों को संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं, न ही जमीन के हस्तांतरण या विवादों के सुलझाने का कोई अधिकार है, स्वायत्ता भी नहीं। पेसा आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था की बात करता है, जबकि जीपीआरए में चुनाव के तहत मुखिया या सरपंच बनते हैं। अधिकारों के अलावा दोनों के काम करने की प्रणाली में भी बहुत ही अंतर है। आप ऐसे समझें कि उरांव समुदाय में पारंपरिक व्यवस्था के तहत अलग स्थितियां हो सकती, मुंडा समाज में अलग, संताली हो या पहाड़िया में अलग। यानी पेसा पूरे राज्य में यूनिफॉर्म नहीं है। इसके प्रावधान आदिवासी विशेष की परंपरा के आधार पर बदल सकते हैं, जबकि जीपीआरए पूरे देश में एक समान लागू होता है। इसके अधिकार, प्रणाली, सब कुछ एक समान है, यानी कि यूनिफॉर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, साथियों, यही है कि 1996 के बाद से लेकर अब तक झारखंड में पेसा कानून आखिर लागू हुआ क्यों नहीं? सीधा जवाब तो यह है कि ड्राफ्ट ही नहीं बना तो लागू कैसे होता। लेकिन असल जवाब तो कुछ और ही है। ड्राफ्ट बनने में देरी के कारणों पर अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि पेसा ग्राम सभाओं को मजबूत तो करती है, लेकिन इससे सरकार के अधिकार कम हो जाते हैं। यानी कि यह कानून सरकार के हाथ से शक्तियां लेकर ग्राम सभाओं को शक्तियां देती है। अब आप बताइए कि कौन सी सरकार अपनी शक्तियां कम करना चाहेंगी? हालांकि वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लेकर पहल की है और ऐसा लग रहा है कि झारखंड में पेसा कानून जल्द ही लागू हो सकता है। अपने अगले सवाल पर अब हम आते हैं। सवाल ये कि अगर झारखंड में पेसा कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो किस तरह के बदलाव आएंगे या आदिवासियों के जीवन में क्या बदल जाएगा? इसे लेकर अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे आदिवासी समुदाय स्वायत्त हो सकेंगे और उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। जैसे जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का खनन या उनका व्यापार हो रहा है, उनका दुष्प्रभाव आदिवासियों पर पड़ता है। उनकी जमीनें जाती हैं, वे विस्थापित होते हैं, कई अन्य तरह की परेशानियां उन्हें होती हैं। अगर पेसा के तहत इन संसाधनों पर उनका हक काबिज होता है तो वे अपने हिसाब से इसे संचालित कर सकेंगे और जो उदासीनता सरकार के स्तर पर उनके प्रति होता है वह नहीं होगा। वे अपना विकास खुद तय कर लेंगे। दूसरी बात, विवादों का निपटारा पारंपरिक व्यवस्था के तहत होगा। इससे आदिवासियों की निर्भरता अन्य व्यवस्थाओं पर कम होगी। इस तरह के कई और तर्क हैं जो पेसा को आदिवासियों की बेहतरी से जोड़कर देखते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। लोकल लेवल पर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि देश के संसद ने आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को स्वीकारोक्ति देते हुए 1996 में ही इस कानून को पास किया, ताकि देश के आदिवासी अपनी पारंपरिक व्यवस्था के तहत ही जीवन यापन कर सकें। कई सालों तक झारखंड में यह मामला अटका रहा। कब से? यानी कि झारखंड अलग राज्य के बनने के बाद से ही, जिसके कारणों पर हमने तो बात की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पेसा के लागू होने का रास्ता अब खुद सीएम हेमंत के हाथों खुल रहा है। पेसा कानून पर आपकी क्या राय है? हम जरूर जानना चाहते हैं। क्या झारखंड सरकार को पेसा कानून प्रभावी तरीके से पूरे राज्य में लागू करनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह मुद्दा और भी ज्यादा लोगों तक बहुत सरल तरीके से पहुंच सके। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरे प्रिय दर्शकों, जाने से पहले मैं दो छोटी बात। हमारे दर्शक मंडली में सभी जाति, सभी मजहब, सभी प्रांत, सभी अन्य इलाकों से लोग हैं, लेकिन खास करके जो आदिवासी दर्शक हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, द फोर्थ पिलर ये सवाल आपके समक्ष रखता है। क्या आप पेसा के साथ खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि पेसा कानून के आने से आपकी स्थिति, या यूं कहें कि हमारे आदिवासी भाई बहनों की स्थिति और बेहतर होगी, या फिर आपको लगता है कि पेसा के आने से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, पेसा कानून के इंप्लीमेंटेशन से झारखंड के आदिवासी पॉलिटिक्स में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर आपकी भी राय हमें जरूर चाहिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस पूरे शोध को, इस पूरे रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारी प्रिय साथी विवेक आर्यन ने। शुक्रिया।